नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखबीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। स्वर संगम कोलकाता से पहुंची 8 सदस्यीय टीम के द्वारा श्रीमती मैथिली चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में करवाई जा रही 11 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला के दूसरे दिन जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामो व प्रधान महासचिव श्री प्रदीप कुमार चौहान के द्वारा टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर कार्यशाला का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर श्री धामू जी ने कार्यशाला में भाग ले रहे करीब 350 बच्चों, मैनेजर श्री ऐश्वर्य शर्मा, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक को भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर सिंह धामू व प्रदीप चौहान ने कहा कि आज के दौर में बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ जीवन कौशल की शिक्षा भी उतनी जरूरी है जितनी मनुष्य को शिक्षा की, जिससे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने स्वर संगम कोलकाता टीम की प्रभारी मैथिली चक्रवर्ती और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया और कहा कि भिवानी में इस कार्यशाला में प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा भिवानी के बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस कार्यशाला में बच्चों को 6 विधाओं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, पाश्चात्य नृत्य, टेक्सटाइल, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और चित्रकला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं मैथिली चक्रवर्ती ने कहा कि जीवन कौशल प्रशिक्षण एक अवसर है जिसमें हम अपने जीवन को तटस्थ होकर देख सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक, विद्यालय प्रभारी सरिता कौशिक, सुशील राणा, राजेश बिष्ट, नरेंद्र कुमार, सुखबीर सिंह सहित अन्य अध्यापकगण व स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। एक 11 दिवसीय एक वर्कशॉप शुरू की गई है। ये वर्कशॉप यहाँ जो वर्कशॉप में जो ट्रेनर्स आए हैं वो स्वर संगम कोलकाता से आए हैं। 8 सदस्यीय टीम करीब कोई 350 बच्चों को यहाँ ट्रेन करेंगी और ये टीम 7 अलग अलग विधाओं में, जैसे डांस है, पेंटिंग है और इसके अलावा जो पेपर कटिंग है, उन सारों में इनको ये ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग का बेसिकली ज्ञान करवाना है। इसके लिए टीआईटी और उनके प्रिंसिपल कौशिक सर साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उन्होंने बच्चों के लिए ये डिसीजन लिया। ये मेरे को ये बताया गया कि ये 9वीं वर्कशॉप है, यानी पिछले 9 साल से वो ये प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास जो है बड़ा सफल प्रयास है। जो इस वर्कशॉप से निकल के बच्चे गए हैं उनको पेंटिंग हो चाहे डांस हो, उनको बेसिक जो ज्ञान है, जो आधारभूत ज्ञान है, वो उनको प्राप्त हुआ है, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का अर्थ केवल ये नहीं होता कि पढ़ाई का ज्ञान ही हो, पढ़ाई के साथ साथ जो दूसरी विधाएं हैं उनका भी ज्ञान आवश्यक है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चा एक अच्छा राष्ट्रवादी नागरिक बने। सौरभ कुमार पांडे है, मैं 12th कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और हमारे कलकत्ता की टीम आई है सिखाने के लिए। हमें पेंटिंग और भी कई चीज़ें हैं, टेक्सटाइल जैसी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से हमारे टीचर सिखा रहे हैं और उनके बदौलत हमने ये बढ़िया पेंटिंग बनाई है। उनकी मेहनत का नतीजा है जो हमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। इसमें हमारे टीचर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। ये सर हमें हमारे स्कूल की तरफ से प्राप्त हुआ है सर। जो भी इसमें कलर है सर, और स्कूल की तरफ से सर हमें फ्री सेवा प्रदान की जा रही है पेंटिंग बनाने के लिए। बस इनमें कुछ थोड़ी सी फीस ली जा रही है हमसे ताकि बच्चे इसमें लगे रहें, मेहनत। रविवार को भिवानी में स्थित चौधरी देवीलाल सदन में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के बाद पत्रकारों को बताया कि उनका उद्देश्य राजस्थान विधानसभा में 25 से 30 सीटें जीतना है। रविवार को सोनी रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जेजेपी कल या परसों राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने बताया कि इस बार जेजेपी का टारगेट राजस्थान में 25 से 30 सीटें जीतना है। वहीं राजस्थान में ईडी की रेड पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में 13 महीनों में 19 पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं है और जो चोरी करेगा उसकी चोरी अवश्य ही पकड़ी
जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में 7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। वहीं किसानों की फसल का पैसा भी 48 घंटों के तय समय के अंदर ही किसानों के खातों में भी भेजा गया है। सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है। जो हमारा टारगेट 60 लाख मीट्रिक टन का था, बड़ा स्मूथली पूरे प्रदेश भर में प्रोक्योरमेंट चली है। टाइमली पेमेंट हुई और जो हमारा 48 घंटे का स्लैब था फार्मर को पेमेंट करने का, उसको हम अचीव कर पाए हैं। आखिरी 3 दिन प्रोक्योरमेंट के बाकी, इस हफ्ते के एंड में प्रोक्योरमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश भर में 1-2 माइनर इंसिडेंट्स को छोड़कर फार्मर के लिए सबसे स्मूथ प्रोक्योरमेंट और पेइंग इस बार रही है। बाजरे की खरीद में भी सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, मैं मानता हूँ कि हरियाणा को वो राज्य बनाया है जिसने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी है। और मैं राजस्थान भी घूम के आया हूँ। आज दर्शाया जाता है साफ तौर पर कि हरियाणा से भी 1,500 से 2,000 रुपये सस्ता बाजरा राजस्थान में बिका। आज किसान को समृद्ध बनाने के जो कदम हमारी सरकार के, उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। भाई साहब, 4 साल पहले डिप्टी सीएम बने हो, तो इसने 4 साल का टेन्योर पूरा किया, एक बड़ी उपलब्धि। चलो, मैंने जो जिम्मेवारी मेरे को मिली उस दायित्व को अच्छी तरह निभाया और आगे भी इस जिम्मेवारी को इसी तरह ली। बीजेपी पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पे ठीक है, अभी हमने 6 कैंडिडेट उतारे हैं और हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है और 30 या 1 तारीख के आसपास अगली सूची डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करके पार्टी पूर्ण पारदर्शिता के साथ पात्र व गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने हुए हरियाणा सरकार ने किया बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का विकास। यह कहना है प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। शनिवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल शनिवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली पर काम कर रही है, जिसमें वर्गों का हक होता है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद हावी था। सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम लागू कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। इसके लिए विभागों के पोर्टल बनाए हैं। लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है, जिससे पात्रता पूरी होने पर घर बैठे राशन कार्ड व पेंशन बन रही है। पात्र लोगों को पेंशन का लाभ सीधे उनके खातों में जा रहा है। इसी प्रकार से सरकार ने चिरायु कार्ड के माध्यम से गरीब परिवारों में 5 लाख रुपए तक की इलाज की फ्री सुविधा दी है, जो कि विश्व की अनुपम योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में समान रूप से विकास करवाया है। साथ ही कृषि मंत्री श्री दलाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि पौष्टिक होने के चलते बाजरे को सेना के भोजन में शामिल करने की योजना है। जिस प्रकार से बाजरे का भाव हर साल बढ़ रहा है, इससे लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बाजरा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जाएगा। इससे विशेष तौर पर दक्षिण हरियाणा के किसानों को फायदा होगा। ये आपकी जानकारी में है कि हमारा जो दक्षिण हरियाणा की टेल्स पर, जिसमें मेरा क्षेत्र भी आता है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, रेवाड़ी है, खासकर इनमें 25-30 साल से नहरों में पानी नहीं आता था। मुख्यमंत्री जी ने नहरों का बजट बढ़ाया। दादूपुर हेड से लेकर के जितनी नहरें हैं उनकी रिमॉडलिंग की, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई। जो लिफ्ट पंप हाउसेज थे, चाहे वो नारनौल में है, रेवाड़ी में है, भिवानी में है, सभी की मशीनरी बदलवाई। करोड़ों रुपए लगे, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए हैं। इसी तरह से शिवानी कनाल के, खासकर भिवानी जिले के अंदर तो 70% नहरें दोबारा बनी हैं, क्योंकि इन नहरों की उम्र हो चुकी थी, 40 साल पुरानी, 45 साल पुरानी, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम की बनी हुई थी। उनको पुनर्निर्माण करवाया और इसमें बड़ी मोटी राशि 400-500 करोड़ रुपए हरियाणा के मतलब अकेले भिवानी जिले में खर्च हो चुके हैं। अच्छा, आगे जेएलएन से शिवानी कनाल से नहीं, आगे का जेएलएन की जो कैपेसिटी है, खुशी की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का पानी के ऊपर बहुत विशेष योगदान, ध्यान है। अभी पूरी जो WJC की है,
उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने की योजना है। वहां पर जो हिमाचल के अंदर हम जो है 2 छोटे-छोटे डैम में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उससे हमारी इस जेएलएन के ऊपर जो है डब्ल्यूजीसी कैनाल की कैपेसिटी 20-25% बढ़ जाएगी। उसका काम हो गया है और मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कहा है कि जहाँ-जहाँ जल भराव का क्षेत्र है, कहीं अगर हम स्टोरेज कर सकते हैं पानी का, तो स्टोरेज के लिए ज़मीन एक्वायर करके 200, 400, 500 एकड़ की लेक हों। हमारे यहाँ प्राकृतिक लेक कोई नहीं है, तो रिचार्जिंग साथ-साथ भूजल होता जाए। अत्यधिक दोहन की वजह से हमारा दक्षिण हरियाणा में संकट आया हुआ है। उसके लिए भी पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाबों का नवीनीकरण किया और काडा और माइक्रो इरिगेशन का भी डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया। किसान को सुविधा दी कि किसान अपने खेत के अंदर तालाब आधा एकड़, 1 बीघा, आधा बीघा जैसी उसको ज़रूरत है वो बनाए। 90% तक उसका पैसा सरकार देती है और हज़ारों तालाब रेतीले इलाके में बन चुके हैं और उसकी पहले फसल 1 सिंचाई की वजह से, 2 सिंचाई की वजह से खराब हो जाती थी। अब किसान को एक रिजर्व में पानी खेत में रहता है कि जब मुझे ऐसी आपातकाल आएगा तो उस पानी को यूज़ में कर लूँगा। 85% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन पे दे देते हैं, पॉली हाउस पे 50%, नेट हाउस पे। और भिवानी जिले के बात करूँ मैं, किसान से संबंधित इतनी योजनाएं आई हैं। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल है, उसका सेंटर भिवानी में। बाजरे का चर्चा पूरी दुनिया में है आजकल। मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ये। बाजरे का भाव आप देखेंगे 2014 से पहले 1000-1100 रुपये, 800, 900, 1000, 1200 रुपये ऐसे फ्लक्चुएट करता था। बाजरे की एमएसपी 2500 रुपये तक पहुंच गई। 3 साल से हम भावांतर भरपाई से पैसा दे रहे हैं बाजरे का। बाजरे का उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर भी भिवानी जिले में बनने जा रहा है, गोकुलपुरा गांव के अंदर, मोटे अनाज का। और जो इजराइल की विधि का गिगनाऊ के अंदर सेंटर बन रहा है, इस सेंटर अकेले से ही अभी अगले महीने क्यों स्टैंड ले, भारत का हित देखते हैं। भारत ने जब यहाँ की लड़ाई हुई यूक्रेन की, रूस की, दो देशों की लड़ाई बंद करके भारत के बच्चे बाहर आए। यहाँ से तेल लेने का भारत के हित की बात आई, तेल लेने की। अमेरिका ने कहा, यूरोप के देशों ने कहा कि आप भारत से रूस से तेल ना लें। उन्होंने तब कहा कि भारत का हित देखना हमारा काम है। भारत की हित देखना भारत के नेताओं का काम है। किसी एक पक्ष के साथ जाना हमारी कोई आज बाध्यता नहीं है। आज हमारी मजबूत सरकार है, कमजोर सरकार नहीं है। और जहां भारत का हित होगा उसको देखने में हमारी सरकार सक्षम है। मतदान से पीछे हटना, अपना एक मत को रखेगा। नहीं, मत ये भी फैसला सोच समझ के किया गया है कि हम किसी का पक्ष क्यों लें। एक तरफ से आतंकवादी अटैक हुआ है, एक तरफ से अब जो है इसमें हजारों आदमी मारे जा रहे हैं। हम किसका पक्ष लें? चुनाव में खड़ा। मैं विधानसभा का कैंडिडेट भी नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निर्वहन करूँगा। मेरे को आज कृषि और किसान कल्याण की जिम्मेदारी मिली है, इस नाते मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ। चुनाव से इन बातों का कोई संबंध नहीं। अगर जयप्रकाश तब क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि हरियाणा का रविवार को स्थानीय आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जरूरतमंद नागरिकों को सर्दी से बचाने के लिए रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के मंत्री उमेश शर्मा के नेतृत्व में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके वे भंडारे का आयोजन करते हुए करीब 200 नागरिकों को रजाइयां वितरित की गई। रविवार को स्थानीय आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर उमेश शर्मा, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने बताया कि
रजाई वितरण समारोह के लिए गांव-गांव जाकर जरूरतमंद व्यक्ति को चयनित किया गया था, जिन्हें आज रजाई वितरित की गई। इस मौके पर प्रधान आर्य समाज घंटाघर भिवानी विमलेश आर्य ने बताया कि युवाओं में अच्छे संस्कार और गुण प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि युवा इनसे अच्छा संदेश प्राप्त करें। साथ ही उन्होंने युवाओं से महर्षि दयानंद जी को दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया। हाँ, मैं उमेद शर्मा, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, संचालक आर्य विरदल हरियाणा। आज यहाँ महर्षि स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रजाई वितरण समारोह हो रहा है आर्य वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय के अंदर। इसके अंतर्गत भाई वेद प्रकाश जी, भाई विमलेश जी, इस पूरी टीम ने जो है मिलकर के बड़ा प्रयत्न किया है। गांव-गांव में जाकर के ऐसे व्यक्तियों का चयन किया है जिसको ज़रूरत थी रजाइयों की, और उनको चिट दे करके आए और यहाँ आकर के एक बड़ा पुण्य का कार्य ये करने जा रहे हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षा है। उस शिक्षा के अंतर्गत परोपकार, जितेंद्रियता, सभ्यता ये सिखाई जाती है। उसी शिक्षा से प्रेरित होकर के आज उनके 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। आर्य समाज घंटाघर भिवानी व मंडलपति आर्य विरदल भिवानी, यह जो आयोजन महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और आज 200 रजाइयाँ वितरण की जाएगी। वेद प्रचार और यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि आजकल की युवा पीढ़ी में संस्कार आए, उनको सही मार्ग प्रशस्त हो। आर्य समाज पूरे भारतवर्ष में 200वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक बोल रहा हूँ। महर्षि दयानंद की 200वीं वर्ष जयंती पर और आर्य समाज आर्य विरदल के तत्वाधान में यह 215 रजाइयों का गरीब परिवारों में वितरण कार्यक्रम हो रहा है। वेद प्रचार कार्यक्रम इसी साथ साथ हो रहा है। हर वर्ष की भांति यह कार्यक्रम भी हमारा ईश्वर कृपा से सफल होने जा। रविवार को भिवानी का पोस्ट इलाका कहे जाने वाले सेक्टर 13 व सेक्टर 23 में बीते कई वर्षों से चली आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन प्रधान रामकृष्ण शर्मा व कर्नल रणधीर सिंह ने बताया कि दोनों सेक्टर्स में पानी, बिजली, सफाई व सीवरेज की समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार है। वहीं उन्होंने अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। इस मौके पर एसोसिएशन प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि कई बार कष्ट निवारण समिति की बैठक में समस्यात्मक मुद्दे रखे जाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की अनदेखी व लापरवाही के कारण सेक्टर वासी परेशानी झेलने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि सेक्टर वासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान करवाया जाए। वहीं एसोसिएशन के सलाहकार कर्नल रणधीर सिंह ने कहा कि सेक्टर 13 व 23 में बरसाती पानी की निकासी, साफ सफाई, सड़क व सीवरेज दुर्दशा सहित अन्य मूलभूत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक क्लब की चौकीदारी को पिछले 1.5 वर्ष का वेतन देने की बजाय उसे नौकरी से ही हटाकर उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। उद्देश्य सर्वप्रथम तो ये था कि वृद्ध आश्रम के अंदर एक पीएन लगा हुआ है, वो हटा दिया गया है। उसको 1.5 वर्ष से उसका वेतन भी नहीं मिला, उसको वेतन दिया जाए तथा उसको पुनः लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर लाखों रुपए का सामान है, चोरी होने का पूरा डर है। इसलिए हम उपायुक्त महोदय से तथा मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करेंगे कि वहाँ एक पीएन का लगाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, वृद्ध आश्रम का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खराब है, किसी समय गिर सकता है, कोई भी अचानक दुर्घटना उसमें हो सकती है। इसलिए ऊपर का हिस्सा तुलवाया जाए, ठीक करवाया जाए तथा रिपेयर किया जाए वृद्ध आश्रम को। ये हम अनुरोध करेंगे उपायुक्त महोदय से तथा इसकी कॉपी भेजेंगे हम मुख्यमंत्री महोदय को तुरंत कार्रवाई। सेक्टर 13-23 के अंदर, सेक्टर 13 के अंदर 3581 और सेक्टर 23 के अंदर 1006 मकान है, परंतु यहाँ झाड़ू वाला कोई भी नहीं आता। इसलिए सफाई करनी अत्यंत आवश्यक है। दिवाली नजदीक आ रही है, हम अधिकारियों से यह निवेदन करेंगे कि यहाँ पहले की भांति जो 1 वर्ष से कोई नहीं आ रहा, सफाई करवाई जाए। 13 और 23 की दोनों सेक्टरों की मीटिंग हमारे यहाँ सेक्टर 13 में पार्क में हुई है। वैसे तो मीटिंगें पहले भी होती रही हैं, बार पे मीटिंग में आज फैसला तो पहले भी लिया है, आज भी लिया है, लेकिन उस फैसले पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे सेक्टर 13 और 23 की सभी सड़कें खराब हैं, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है,
सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगभग 1 साल से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा। पहले झाड़ू निकालने के लिए आते थे सप्ताह में 1 बार, अब 1 साल से कोई कर्मचारी नहीं आ रहा। कूड़ा लेने के लिए आते हैं, नाम मात्र के, गाड़ी को भगा के ले जाते हैं, बहुत सी बार रुकते नहीं। इधर ये वृद्ध आश्रम बना हुआ था, काफ़ी बुजुर्ग यहाँ भैया अपने आराम करते थे, लेकिन अब 1 साल से उसके अंदर कोई चौकीदार नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, उसकी छतें गिरने क्यों है। रोहतक गेट पर स्थित राजपूत धर्मशाला में सर्व समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाई श्याम सुंदर शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों व विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं सर्व समाज सेवा के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि भिवानी का बेटा अनुज राष्ट्रीय सत्र की प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल जीतकर भिवानी पहुंचा है। बेटे की इस उपलब्धि पर आज सर्व समाज सेवा के द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मातृशक्ति से अपील की है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चे विश्व में अपना परचम लहराएं। इस मामले में उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि युवा खेल कूदों की तरफ जाएं और खेलों को अपना जीवन बनाएं। सम्मान समारोह रखा है। हमारी बहन ममता जी का बेटा अनुज, जो भारत में 3रे नंबर पे मेडल लेके आया है, उसके उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह रखा गया है। और हर मातृशक्ति से मेरी एक विनती है कि इस तरह से अपने बेटे बेटी को तैयार करें, ताकि आज ये भारत में लाए हैं, विश्व में अपना परचम लहराएं। और इसी तरह हम हर महीने एक सम्मान समारोह रखें हमारे बेटे बेटियों के लिए। मेरी यही सभी से विनती है। आज जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं ये एक अपील करना चाहूँगा कि हरियाणा का नाम ऐसे ही खेल कूद में रोशन हो रहा है, तो नशा मुक्ति की तरफ न जाके खेल कूद की तरफ जाएं, धार्मिकता की भावना से, और राष्ट्र हित में काम करें। और ऐसे ही मेडल आते रहेंगे तो एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलेगा। विमला परमार नाम है मेरा, और बीजेपी से महासचिव हूँ मैं। और मैंने आज तक इतने राजनेता देखे हैं, पर श्याम सुंदर जैसा मैंने कोई सहयोग करने वाला, आज तक महिलाओं को साथ देने वाला कोई नहीं देखा। 30 साल हो गए मेरे को राजनीति में, लेकिन इन जैसा धार्मिक स्थानों पे या कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, गरीब लड़कियों की शादी हो या कोई गरीब बच्चा पढ़ाई के लिए कोई भी वो हो, हर एक चीज में ये सहयोग करते हैं। हम इनका सभी महिलाओं का मान सम्मान पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका साथ देंगे। ये हमारी प्रेरणा है। हम आज से ही ये प्रेरणा सभी महिलाएं लेके जाएंगी। मेरा नाम ममता राजपूत है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा पिछले 5-6 साल से पोल वॉल्ट का गेम कर रहा है। हर बार स्टेट में गोल्ड लेके आ रहा है, वो खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल है, और अब की बारी अपने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। कि मैं कहना ये चाहूँगी, हर माँ को, हर बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर कोई अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन बच्चे को तैयार ऐसे करे कि वो अपने देश का नाम रोशन करे। मैं ममता राजपूत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके बेटे ने जो नाम रोशन किया है, और हर महिला वो चाहती है कि हमारे भी बेटा बेटी इसी तरह देश में अपना नाम रोशन करें, और वो बधाई की पात्र हैं। बहुत ही मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करी और उस परवरिश का आज उनको रंग मिला है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ ममता जी को। भिवानी शहर की सेवानगर कॉलोनी में स्थित जोगी धर्मशाला में ओबीसी समाज की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रत्येक जिले से पहुंचे पिछड़ा वर्ग के 2 प्रतिनिधियों के द्वारा आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करके ओबीसी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की मांग उठाई गई। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक जिले से 2 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में रोहतक में 17 फरवरी को होने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण में 50% आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए मांग उठाई जाएगी।
इस कार्यक्रम में आगे के कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में 31 दिसंबर को महम 24E के चबूतरे पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह का पुतला दहन किया जाएगा और आगामी चुनाव में पिछड़ा वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर रणनीति तैयार भी की गई। स्टेट लेवल के मतलब मेन आदमियों को बुलाया गया था और हर डिस्ट्रिक्ट पे से 2 आदमियों को बुलाया गया, ज्यादा को नहीं बुलाया गया। भी आने वाला जो समय है 2024 का, आज पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। ओबीसी हर पार्टी ओबीसी का नाम ले रही है और मैं इसका सबसे बड़ा कारण समझता हूं माननीय श्री मेश्राम साहब जो वाम सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ओबीसी समाज की मांगों को करीबन जब से वाम सेप बनी जब से उठा रखा है और लगभग अब 1.5 साल से उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, ऑल इंडिया नहीं, हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है और हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कई रैलियां कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि ओबीसी का जो हक देश आजाद होने के 76 साल बाद भी आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला, तो ओबीसी को हक मिलना चाहिए और इसीलिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, SC ST OBC सभी को एक करके और सभी का राज लाने का काम करने का काम वो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन। क्यों? जब से देश आजाद हुआ है, भारत देश तो आजाद हो गया, लेकिन SC ST OBC जो भारत के जो अंग्रेजों के जो पिट्ठू लोग थे, उनका राज रह गया। प्रदेश के जो प्रमुख लोग बुला करके ये प्रस्ताव पास किया है कि 17 फरवरी को रोहतक में महिला जागृति बहुत बड़ी रैली होने जा रही है और उस महिला कोटे जो टोटल कोटा है उसमें से ओबीसी की महिलाओं का 50% कोटा मिलना चाहिए अलग से। उसके साथ साथ हमारे 5-6 बिंदु और हैं, उन सभी बातों को लेके पूरे प्रदेश के अंदर और दिल्ली के साथ भी एक बहुत बड़ा उत्तर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी रैली ओबीसी की होने जा रही है। उसको लेकर के आज हमने यहाँ मंथन किया है, आगे की रणनीति तय की है। तो उसमें अगला जो हमारा स्टेप है वो 31 दिसंबर को 24 के चबूतरे के ऊपर 60 फुट का हम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों के जो है एक 60 फुट का पुतला बना करके उसको दहन करेंगे। मेरा नाम मास्टर शिव कुमार जोगी है और मैं पिछड़े वर्ग का जिला भिवानी का अध्यक्ष हूं और आज जो आए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि एक प्रदेश स्तरीय छोटी सी कुछ समय में मीटिंग आई, बहुत बढ़िया रहा। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भाई अगर 33% आरक्षण लेडी जी को दे दो, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग की जितनी हिस्सेदारी बनती है हमारे को। दिनेश सेन, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को ये बताना चाहता हूं, आने वाली 2 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर पूरा प्रदेश का ओबीसी प्रदेश स्तरीय रैली करने जा रहा है। उसके अहम मुद्दे होंगे, एक तो देश में जाति आधारित जनगणना जो पूरा देश उठा रहा है वो प्रदेश में भी होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हमारी एससी के पैटर्न पर कम से कम 27% सीटें आरक्षित होनी। महर्षि वाल्मीकि दिवस के प्राकट्य दिवस पर बापोड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डेंगू मरीजों की सहायता के लिए वाल्मीकि धर्मशाला में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व सरपंच विजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व सरपंच विजेंद्र सिंह ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को न सिर्फ आदि कवि माना गया है, बल्कि वे संस्कृत भाषा के प्रथम कवि भी हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन पर आधारित महाकाव्य की रचना की थी। उन्होंने कहा कि रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने समाज को मर्यादाओं में बांधा। उन्होंने बताया कि समाज के हर व्यक्ति की क्या मर्यादा है, पति, पत्नी, पिता, पुत्र तथा राजा की क्या कर्तव्य व जिम्मेवारियां हैं, इन सब की क्या सीमा है, ये सब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से सहेज कर हमें दिया है। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों में खून की कमी को पूरा कर किसी का जीवन बचा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक जान नहीं बचाता, बल्कि उससे जुड़े अनेक व्यक्तियों की जिंदगी में खुशी भरता है। इसलिए प्रत्येक युवा को चाहिए कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें तथा जरूरतमंदों की जान बचाने में सहयोग करें। बापोड़ा के युवा वाल्मीकि युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये रक्तदान शिविर डेंगू मरीज जो भिवानी में ज़्यादा डेंगू फैला हुआ उनके लिए किया गया है। इस रक्तदान शिविर में युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। लगभग 10-12 युवा अभी रक्तदान कर चुके हैं, आगे आ रहे हैं। लगभग
हॉस्पिटल द्वारा 20 यूनिट तय है लेने का टारगेट और वो दिया जाएगा। मेरी सभी युवाओं से प्रार्थना है कि इस समय रक्तदान कर डेंगू मरीजों की जान बचे। गाँव वापोड़ा में एक रक्तदान शिविर लगाया गया है, जो आजकल डेंगू के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और ज़िले में इनको खून की बड़ी आवश्यकता है। उसकी पूर्ति के लिए वाल्मीकि युवा साथियों ने जो कैंप लगाया है उसमें सरकार द्वारा निर्धारित 20 यूनिट है, लेकिन युवा ज़्यादा ही लाइन में लगे हुए हैं और 20 यूनिट को पूरी कर दी जाएंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।